नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रीन स्टार पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, विषय हिंदी का टॉपिक है ये व्याकरण का संधि। संधि ऐसा व्याकरण का टॉपिक है जो 6th क्लास से लेकर के +2 क्लास तक सभी कक्षाओं में आता है। इसके अलावा कोई भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम हो, कंपटीशन जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी संधि का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आइए पढ़ते हैं कि संधि होती क्या है। संधि का साधारणतः अर्थ है मिलना या जुड़ना। जैसे लिख भी रखा है, संधि का अर्थ है मेल, मिलना या जुड़ना। तो हिंदी में संधि का अर्थ हो जाता है कि जब दो वर्ण पास पास आ जाएं और मिलकर के उनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो वो संधि बनाते हैं। तो यहाँ इसकी परिभाषा लिख रखी है, निकट की दो ध्वनियों का अर्थ होता है वर्ण भी होता है ध्वनि, दोनों एक की बात है। मेल होने पर शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के पास पास आने पर, उनका मेल होने पर जो परिवर्तन आता है शब्द में उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पुस्तक प्लस में आल्य पुस्तकालय, मन प्लस में हर मनोहर, जगत प्लस में ईश जगदीश, शु प्लस में युक्ति शुक्ति। ये इसके उदाहरण हो गए। तो ये थी संधि की परिभाषा। अब बात करते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं और तीनों भेदों में पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और जो इसका तीसरा भेद है वो हमारा विसर्ग संधि। तो इस संधि के तीनों भेद हैं। स्वर संधि, इसके अलग से 5 भेद हो जाते हैं। व्यंजन संधि के अलग से नियम और विसर्ग संधि के अपने अलग से नियम है। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के साथ स्वर जुड़ते हैं। स्वर संधि में क्या आएगा, स्वर के साथ स्वर जुड़ते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, स्वर के बाद स्वर आने से जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन दोनों जुड़ते हैं। व्यंजन संधि में क्या आएगा, व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन दोनों जुड़ते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने से शब्द में जो नया जो मेल होता है और उससे नया जो शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार विसर्ग संधि में, विसर्ग का जो निशान होता है, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने से जो मेल होता है और नया शब्द बनता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर मिलते हैं, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन दोनों मिलते हैं और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन दोनों मिलते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे संधि, उसका जो पहला भेद है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो समीपवर्ती स्वरों के आपस में मेल होने पर उनमें जो विकार का अर्थ है परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इसको हम साधारण तरीके थोड़ा समझना चाहें, स्वर के साथ स्वर मिलेगा, ये मैंने आपको बताया है आसान तरीका। इस परिभाषा को समझेंगे, स्वर के बाद में स्वर आने से जो उसमें जो विकार सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस में आल्य हिमालय, परम प्लस में अणु परमाणु। इसमें दोनों तरफ क्या है, मैं में अ की ध्वनि है और यहाँ आ है, तो दोनों तरफ अ है तो स्वर संधि हो जाएगी, दोनों तरफ इसके स्वर हैं। तो अब इसमें स्वर संधि के इसके भी 5 भेद हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद कौन से हैं, पहले इनके नाम देखते हैं। स्वर संधि, इसका पहला भेद है दीर्घ संधि और दूसरा भेद है इसका गुण संधि।
तीसरा भेद है इसका वृद्धि संधि। चौथा भेद है इसका यण संधि। और पांचवा भेद है इसका अयादि संधि। तो स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन भेदों में भी आगे हम अलग अलग एक एक भेदों को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, तो हम अब आगे पढ़ रहे हैं स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ सामान्य अर्थ तो बड़ा, तो इसकी परिभाषा तो अलग अलग बुकों में आप अलग अलग देख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा एक जो मैंने लिखी है, जब सजातीय स्वर वर्ण पास पास आकर उसी वर्ण का दीर्घ रूप ले लेते हैं उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो सजातीय वर्ण में जैसे इसमें मुख्य रूप से आते हैं तीनों ए, ई और ऊ, इनको पास पास आने पर इनका दीर्घ हो जाता है। जैसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए वर्ण ई वर्ण ऊ वर्ण के बाद में ए वर्ण ई वर्ण ऊ वर्ण ही आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो ये 3 तरह से परिवर्तन होते हैं। इसके 3 नियम हैं दीर्घ संधि के भी। पहला नियम इसका आता है ए वर्ण के बाद में ए वर्ण हो तो उसका आ हो जाता है। तो ए वर्ण मैंने दोनों लिखे हैं, ए वर्ण में दोनों आते हैं ए और आ, यानी इनको देखें, ए के बाद में ए आए तो भी आ होता है, ए के बाद में आ आए तो भी आ होता है, आ के बाद में ए आए आ होता है। यानी कहने की बात है दोनों तरफ ए या कोई भी वर्ण हो तो उसका आ नियमी होता है। जैसे उदाहरण हम देखें, स्व प्लस में आधीन स्वाधीन, वै में ए की ध्वनि है और आ है तो स्वाधीन हो जाएगा। विद्या प्लस में आल्य विद्यालय, इसका दूसरा उदाहरण है। सेवा प्लस में अर्थ सेवार्थ, इसका तीसरा है। अनेकों उदाहरण इसके, परम प्लस में अणु परमाणु, ऐसे अनेक उदाहरण इसके आ जाते हैं। दूसरा इसका नियम है दीर्घ संधि का, वो है ई वर्ण के बाद में, ई वर्ण के बाद में ई वर्णी हो तो इसका भी दीर्घ रूप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बड़ी हो जाती है, बड़ी इसमें हो जाती है। जैसे हरि प्लस में ईश हरीश, तो दोनों तरफ इसके ई वर्ण है तो इसकी बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। योगी प्लस में ईश्वर योगेश्वर, और है गिरी प्लस में ईश गिरीश, कपि प्लस में ईश कपिश, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तीसरा इसका नियम है ऊ वर्ण। ऊ वर्ण के बाद में ऊ वर्ण का होता है, इसका भी दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा ऊ हो जाता है इसमें। इसके उदाहरण जैसे सु प्लस में उक्ति शुक्ति, तो दोनों तरफ इसमें ऊ है। वधु प्लस में उत्सव वधुत्सव, इसमें भी दोनों तरफ ऊ वर्ण, यानी जहां पर भी आपको दोनों तरफ ऊ वर्ण दिखाई देता है, जिस भी वर्ण में जिसमें शब्द में आप देखेंगे तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो 3 नियम है इसके दीर्घ संधि के। आ में परिवर्तन, अगर इसको आसानी से देखिए 3 नियम आप हमेशा याद रख सकते हैं। दीर्घ संधि जब भी आए 3 परिवर्तन होते हैं उसमें, आ में परिवर्तन, ई में परिवर्तन और तीसरा इसका ऊ में परिवर्तन। तो 3 परिवर्तन होते हैं दीर्घ संधि में। और इसको अलग करना हो संधि में, एक बात हमें विशेष ध्यान रखनी है, संधि विच्छेद भी साथ में ध्यान रखिए। संधि विच्छेद क्या होता है, जैसे संधि होती है जुड़ना, संधि विच्छेद होता है अलग होना। जब हम वर्णों को अलग करें तो संधि विच्छेद हो जाता है। तो आ वर्ण जहां भी आए, जैसे इस शब्द में आ वर्ण है, हम देखेंगे आ, तो उसको अलग करेंगे तो वो इसी में अलग होंगे, यानी जुड़ेंगे तो आ में और अलग होंगे तो भी आ में ही अलग होते हैं। ई है, जैसे दोनों ई जुड़ने से बड़ी हो जाएगी, अगर इसको अलग करेंगे तो अलग हो जाएगी। एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे शिवालय है, शिवालय शब्द है, इसको अलग करना भी आता है पेपरों में, हम देखते हैं। तो इसमें अलग क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे आ हमने संधि में पढ़ा है कि अलग हो सकता है। इसको आ को अलग करें तो क्या हो जाएगा, शिव प्लस में आलय, शिवालय हो जाएगा। और उदाहरण देखिए एक, जैसे कपीस है, ई का उदाहरण लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई में ही अलग अलग होता है तो दोनों तरफ इसके ई हो जाएगा, कपि प्लस में ईस। ये दोनों चीजें हैं कि यहाँ पर छोटी आएगी या बड़ी आएगी, या दोनों तरफ आ आएगा या आ आएगा,
ये आश्रित होता है उस शब्द के उच्चारण पे, उसकी शुद्धता पे, ये दोनों तरफ बड़ी आएगी छोटी आएगी, ये हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि इस ई को हम कौन सी ई में अलग होगी। ऊ को हम अलग करें, जैसे भानुदेश शब्द है, इसको अलग करें तो ऊ अलग हो सकता है, हमने देखा ऊ अलग हो सकता है, इसका हो जाएगा हमारा भानु प्लस में उदय। तो ये इसके तीन पार्ट हैं। दीर्घ संधि के भी तीन नियम आते हैं, आ में परिवर्तन, ई में परिवर्तन और ऊ में परिवर्तन। तो दीर्घ संधि हमारी इतनी है, अगली संधि हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ रहे हैं स्वर संधि का जो दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए वर्ण के बाद में, यानी पहले ए आ हो, ए वर्ण के बाद में ई वर्ण हो या ऊ वर्ण हो या री वर्ण हो, तो ये क्रमशः यानी जैसे आए हैं, तो ए वर्ण के बाद क्रमशः आए, तो ए वर्ण के बाद ई वर्ण आए तो ये ए में, ए वर्ण के बाद में ऊ वर्ण आए तो ओ में, ए वर्ण के बाद में री वर्ण आए तो अर में ये बदल जाते हैं। तो तीनों का नियम, तीन नियम बन जाते हैं इसके। पहला नियम है इसका गुण संधि का, ए वर्ण के बाद में ई वर्ण हो तो ए में परिवर्तन हो जाता है, पहला होगा इसका ए में परिवर्तन। ए में परिवर्तन में जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं, नर प्लस में इंदर, नरेंद्र, तो पहले ए या आ है, बाद में ई है, कोई भी हो सकती है, तो इसका परिवर्तन हो गया ए में बदल जाएगा, नर प्लस में इंदर, नरेंद्र। दूसरा उदाहरण इसका सुर प्लस में ईश, सुरेश। तीसरा है महा प्लस में ईश, महेश। ऐसे और के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे ए में परिवर्तन के। दूसरा इसका परिवर्तन होता है, ए वर्ण के बाद में अगर ऊ वर्ण आए तो ये ओ में बदल जाते हैं, ओ में परिवर्तन लिखेंगे। दूसरा इसका नियम ओ में परिवर्तन। ये याद रखने के लिए भी गुण संधि किन किन चीज़ों में परिवर्तित होती है। पहले ए में परिवर्तन पड़ा, दूसरा ओ में। ओ में जैसे इसका उदाहरण है, नव प्लस में ऊढ़ा, नवोढ़ा। हित प्लस में उपदेश, हितोपदेश। गंगा प्लस में उर्मी, गंगोर्मी। ऐसे इसके उदाहरण मिलते हैं। तीसरा इसका परिवर्तन होता है री में, अर में। ए या आ के बाद में री हो तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, अर में। रे इसमें हलंत लगा हुआ है, हलंत का अर्थ है कि रे यहाँ पर आधा है, कि आधा रे माना जाएगा। इसका उदाहरण जैसे राज प्लस में ऋषि, राजर्षि। री कट गया, रे में बदल गया, ए का ए ही रह जाता है। तो अर में ऐसे बदलते, देव प्लस में ऋषि, देव ऋषि। महा प्लस में ऋषि, महर्षि। तो इसके तीन परिवर्तन होते हैं गुण संधि के, ए में परिवर्तन, ओ में परिवर्तन और अर में परिवर्तन। और इनको अलग करें, साथ में ये भी पढ़ना जरूरी है। इनको अलग करते हैं तो क्या आएगा, ए को अलग करते हैं तो ए या आ बाद में ई होगा। जहां भी आपको संधि विच्छेद करना आ जाए तो आप ये याद रखना, यहां से उल्टा हो जाएगा। यहां तो मैंने लिखा है कि ए या आ बाद में ई आए तो ए हो जाता है। अब इसको अलग करेंगे तो सी की उल्टा, ए किससे अलग हो जाएगा, ए या आ प्लस में ई में। इसी तरह ओ किस में हो जाएगा, ओ हमें अलग करना आ जाए कोई भी एग्जाम में तो इसको हम अलग करेंगे, ए या आ प्लस में इसका ऊ हो जाएगा। और तीसरा अर, जहां भी तो ये किस में अलग हो जाएगा, ए या आ बाद में क्या है इनके री। साथ में इनको सीधा भी पढ़ें और संधि भी हो जाती है इसमें, इसको इस तरह करें और इस तरह से संधि विच्छेद हो जाता है। तो पेपर में हमारे विच्छेद भी आता है और संधि करना भी आ जाएगा। तो जब इनको ये याद रखेंगे हम, ए किस में अलग होगा, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, ओ इसमें और अर इसमें, और संधि में इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो हमारी गुण संधि। आज के वीडियो में इतना ही। आगे जो संधि की पार्ट अगले हैं, स्वर संधि के, वृद्धि संधि है, यन संधि है और अयादि संधि है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।